तो चलिए भाई, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द क्लास 12th फिजिक्स का भी मैं कोर्स लॉन्च करूंगा चैनल के ऊपर। और आज पर्टिकुलर वो दिन है जिस दिन फिजिक्स का कोर्स लॉन्च हो रहा है और आप ये फर्स्ट वीडियो उसकी देख रहे हो, डेमो फर्स्ट। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड टॉपिक आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वहां से मैंने स्टार्ट किया है, और ऐसे आगे धीरे धीरे चैप्टर वाइज चैप्टर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं साथ बना रहूंगा तुम्हारे ईयर एंड तक, जब तक तुम्हारे प्री बोर्ड और फाइनल एग्जाम नहीं हो जाते। इस बीच हम हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चलेंगे, जीरो से एडवांस तक मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा, फिर चाहे वो थ्योरेटिकल डेफिनेशंस हो जाए, डेरिवेशंस हो जाए, या फिर मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स हो जाए। हर एक चीज इस कोर्स के अंदर डिस्कस कराई जाएगी। तो चलिए इंट्रोडक्शन को करते हैं खत्म और शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिकल चार्ज को। जब बात आती है इलेक्ट्रिकल चार्ज की तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिर इलेक्ट्रिकल चार्ज है क्या। इसकी बेसिक सी डेफिनेशन छोटी सी एक है कि द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच अराइजेस ड्यू टू ईदर लॉज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करता है तो उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी डेवलप होती है, और उसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है जो मैंने नीचे की तरफ लिख रखी है, यहां देखना तुम, कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट एक्सर्ट्स और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये होता है कि ये मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो मटेरियल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर पाएगा या सामने वाले ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट कर पाएगा। इसको और ज्यादा आसान लैंग्वेज में तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि मानो तुम्हारे पास में एक छोटा सा एटम है। अभी जो आपको दिख रहा है ये एटम का न्यूक्लियस है, जिसमें मैंने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बना रखे हैं। इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो मानो कि ये मैंने एक बेसिक सा डायग्राम बनाया है एटम का। अब कंसेप्ट हमें ये कहता है कि यदि ये एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करे या बाहर कहीं से अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी डेवलप होगी, और वो प्रॉपर्टी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल चार्ज की। तुम इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि पहले इस एटम के पास में 10 इलेक्ट्रॉन रहा करते थे और 10 प्रोटॉन रहा करते थे। बस इस एटम ने सोचा कि कहीं से हम बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन और मंगवा लेते हैं, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो 12 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, जबकि प्रोटॉन अभी भी 10 की 10 ही हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा ज्यादा कौन है, तो तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉन्स जो है नंबर में ज्यादा है। और कितने ज्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा है। उन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी डेवलप होगी, और उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे चार्ज। ठीक यदि इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन गेन ना करके इलेक्ट्रॉन को लूज करता, तो हम ये देखते कि अगर ये 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता, तो यहाँ पर इसके पास में इलेक्ट्रॉन रह जाते 8 और प्रोटॉन अभी भी रहते 10। तो यहाँ पर अगेन जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिसमैच होते हैं तो एक प्रॉपर्टी डेवलप होती है, और उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं अगर टाइप ऑफ चार्ज की बात करूं तो 2 टाइप के चार्ज मेनली हमें देखने को मिलते हैं जब ये प्रॉपर्टी डेवलप होती है तब। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है प्रोटॉन्स को, और नेगेटिव चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है इलेक्ट्रॉन्स को। जब कभी किसी एटम के अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब किसी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, नॉर्मल कंडीशन के अंदर किसी भी मटेरियल के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता, उस टाइम उसे न्यूट्रल कहा जाता है। तो आपको यह भी समझना है कि जब किसी मटेरियल पर इलेक्ट्रिकल चार्ज वाली प्रॉपर्टी नहीं आती तो उस टाइम पर उसको न्यूट्रल कहते हैं। और न्यूट्रल कंडीशन में हम ये कंसीडर करते हैं कि न्यूट्रल कंडीशन में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, और इस वजह से वो दोनों एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाता है। एक बार फिर से सुनना कि न्यूट्रल कंडीशन की स्पेशल बात क्या है, कि इस टाइम जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, जिस वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और उस एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देते हैं। उम्मीद करता हूं कि इतना तुम्हें समझ में आया होगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है तो इसको मेजर भी किया जाता है, और मेजर करने के लिए जरूरत पड़ती है यूनिट की। जैसे हम टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, वैसे ही इलेक्ट्रिकल चार्ज को मेजर किया जाता है कूलाम में, जो कि मैंने यहां लिख रखा है। तो आपको यह भी याद करना है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम।
इसके बाद में हम समझेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है ये एक्चुअल में एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है बेटा एक ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने में केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन का उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो हम यहाँ पर सीधा याद कर लेंगे कि इलेक्ट्रिकल चार्ज स्केलर क्वांटिटीज के अंदर आता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने दो आपको डेफिनेशन बताई है, नीचे और ऊपर वाली। जो आपको सुटेबल लगे वो तुम याद कर लेना, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों करेक्ट है। इसके अलावा हमने देखा कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और उसके बाद में हमने ये समझा कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं तो वो मटेरियल न्यूट्रल कहलाता है। इसके अलावा कूलाम ऐसा यूनिट होती है चार्ज की, और स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे सिलेबस में टोटल 4 प्रॉपर्टीज जो हैं वो चार्ज के बारे में बता रखी है, पर मैं यहाँ पर आपको 5 प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ। एक एक करके इनको समझना शुरू करते हैं। टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी चार्ज के पास होती है वो कहलाता है चार्ज इज एडिटिव। चार्ज को कैसा बताया है? एडिटिव। एडिटिव का मतलब होता है बेटा कि चार्ज को हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, उनका सम कर सकते हैं। सम करने की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमारे पास में मोर देन 2 चार्जेस या मोर देन 1 चार्ज होते हैं। जब हमारे पास में मल्टीपल चार्ज होते हैं तो हमें उनका टोटल निकालना पड़ता है। तो लेट्स से एक एग्जांपल मैं कंसीडर यहां कर रहा हूं जहां पर मेरे पास में मल्टीपल चार्जेस हैं, जैसे कि एक चार्ज है मेरे पास में प्लस का 2 कूलम, दूसरा चार्ज है मेरे पास में माइनस का 3 कूलम, तीसरा चार्ज है मेरे पास में माइनस का 1 कूलम, और फोर्थ जो चौथा चार्ज है वो मेरे पास में मान लो प्लस का 4 कूलम। अब यहां पर आप देखोगे कि मेरे पास में मल्टीपल चार्जेस हैं। जब मल्टीपल चार्जेस एक जगह इकट्ठा होते हैं तो बेटा उनको कहा जाता है सिस्टम ऑफ चार्ज। तो एक्चुअल में ये एक पूरा के पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज बन रहा है। ये क्या बन रहा है? पूरा के पूरा एक सिस्टम ऑफ चार्ज। अब यहां पर मैं आपको कहूंगा कि ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज मैंने तुम्हें बताया है, यहां पर तुम क्या कंसीडर करके चलो कि इनका हमें टोटल करना है। इस सिस्टम में टोटल कितना चार्ज है ये हमें देखना है। तो हमें जब टोटल निकालना होता है तो टोटल चार्ज के लिए हम इनका एल्जेब्रिक सम करते हैं, और ये प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है कि एल्जेब्रिक सम करते टाइम आप चार्ज का साइन भी कंसीडर करना। तो निकाल करके देखते हैं कि इस सिस्टम पर कितना टोटल चार्ज है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले प्लस का 2, उसके बाद में हम लिखेंगे माइनस का 3, उसके बाद में हम लिखेंगे माइनस का 1, और उसके बाद में हम लिखेंगे प्लस का 4। इसी तरीके से तो चार्ज मैंने लिए थे। अब देखो प्लस का 2 और प्लस का 4 तो बन जाता है प्लस का 6, और माइनस का 3 और माइनस का 1 बन जाता है माइनस का 4, और अगर तुम और ज्यादा इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा आएगा प्लस का 2। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हमारा सिस्टम ऑफ चार्ज है इसके ऊपर टोटल प्लस का 2 कूलम चार्ज है। आया समझ में? और इसका जो स्टेटमेंट तुम लिखोगे वो इस तरीके से लिखोगे कि द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट। यही बात मैंने आपको समझाई। तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर हमें बताया जाता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है ये हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं। कंजर्व्ड रहने का मतलब ये ना तो हम इनको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका बेसिक सा रीजन बेटा ये है कि चार्ज किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो वो होता है प्रोटॉन की वजह से। अब तुम खुद सोचो कि क्या हम खुद से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? क्या हम इनको क्रिएट कर सकते हैं? इनको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम ये कहते हैं कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट नीदर चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे। और वो ट्रांसफर कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करके। क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहते हैं, वो तो न्यूक्लियर फोर्स से बाइंड रहते हैं, तो वो तो हम ट्रांसफर कर नहीं सकते। तो एक्चुअल में ट्रांसफर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से जो प्रॉपर्टी डेवलप होती है उसी को हम इलेक्ट्रिकल चार्ज कहते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि जो एक आइसोलेटेड सिस्टम अगर है तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमेशा जो टोटल चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को कहा जाता है बेटा जिसमें बाहर से कोई चार्ज अंदर नहीं आ सकता और अंदर से कोई चार्ज बाहर नहीं जा सकता। तो उस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी थी। फिर हम बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो थर्ड प्रॉपर्टी आती है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि चार्ज जो है वो एक फिक्स्ड नंबर के इंटीग्रल मल्टीपल के अंदर ही ट्रांसफर हो सकता है। जैसे मानो कि मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट लिया है
ऑब्जेक्ट ए, और यहां पर दूसरा ऑब्जेक्ट लिया है ऑब्जेक्ट बी। अब मुझे ऑब्जेक्ट ए से कुछ चार्ज ऑब्जेक्ट बी पर ट्रांसफर करना है। तो एक्चुअल में मैं किसकी हेल्प लूंगा? चार्ज को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो एक्चुअल में हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। अब यहां पर ट्रांसफर होते कौन है? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स। और अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यदि हम एक इलेक्ट्रॉन को ए से बी पर भेजते हैं तो कितना चार्ज हम ट्रांसफर करेंगे। तो बेटा यहां ध्यान थोड़ा सा देना कि यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन को ए से बी पर ट्रांसफर करूंगा तो एक्चुअल में मैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो ए से बी पर ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता हूं तो मैं 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करूंगा। और यदि मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता तो मैं 3 इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करता। तो मैं यहां पर एक चीज कॉमन देख रहा हूं कि ये जो नंबर है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये नंबर तीनों ही टाइम कॉमन आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि एक्चुअल में हम एक फिक्स्ड नंबर का जस्ट इंटीग्रल मल्टीपल कर रहे हैं और उसके बिहाफ पर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो यही चीज हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताती है और ये प्रॉपर्टी हमें सिखाती है कि जो चार्ज होता है वो हमेशा ट्रांसफर किया जाता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट। एक बेसिक यूनिट के इंटीग्रल मल्टीपल के अंदर चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है। और वो बेसिक यूनिट क्या होती है? वो बेसिक यूनिट होती है एक इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला चार्ज। और अब आपको जानकर के हैरानी होगी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उतना की उतना चार्ज ही एक प्रोटॉन पर होता है। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड बताऊं कि ये चार्ज कितना होता है, तो जो भी मैं लिख रहा था ना 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर। तो यहां पर एक फॉर्मूला निकल करके आता है और उस फॉर्मूले में हम चार्ज का फॉर्मूला वो होता है टोटल चार्ज निकालने का, और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि जो Q है वो इक्वल टू है N इंटू ई के, जहां पर Q का मतलब है टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, और E का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला चार्ज, यानी E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और N जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए। तो जैसे मानो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, तो N की वैल्यू तो हो जाएगी 10, और E की वैल्यू हम सब जानते ही हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब अगर मैंने 10 इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट ए से बी पर ट्रांसफर करे हैं तो एक्चुअल में मैंने कितना ट्रांसफर किया है चार्ज, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे 10 इंटू 10 की 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, जिसका आंसर आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। इतना चार्ज हम ट्रांसफर कर चुके होंगे जब हम 10 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। तो ये थी आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी, जिसमें हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी आती है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज को इनवेरिएंट बताया है। इनवेरिएंट का मतलब होता है बेटा कि यदि चार्ज रेस्ट में है, यदि चार्ज मोशन में है, उसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्पीड से, स्टेट से, कि चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन में हो, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उस पर स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज मैंने नीचे लिख रखी है, चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज ड्यू टू इट्स मोशन, वेदर द चार्ज बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन द चार्ज विल रिमेन एट द सेम, कि चार्ज उतना ही रहेगा। जैसे मानो कि तुम्हारे पास में पहले कहीं पर कोई 2 कूलम का चार्ज था जो रेस्ट कंडीशन में था, फिर अचानक से ये मूव करने लगा, तो अब ऐसा कभी नहीं होगा कि मोशन में आने से चार्ज अचानक से बढ़ जाएगा या अचानक से कम हो जाएगा। जितना चार्ज रेस्ट में था उतना ही चार्ज वो अपना मैग्नीट्यूड वो उतना ही दिखेगा मोशन के अंदर भी। ठीक है, ये थी बेसिक 4 प्रॉपर्टीज जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। और जो 5वीं प्रॉपर्टी है वो हम सभी जानते हैं। 5वीं प्रॉपर्टी कौन सी आती है कि लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मानो कि मैंने पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास रखा तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि ये एक जैसे ही हैं, लाइक है। इसी तरीके से अगर मानो मैंने नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास रखा तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि ये भी लाइक चार्जेस हैं। बट अगर मैंने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को पास पास रखा तो बेटा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों अनलाइक चार्ज की कैटेगरी में आएंगे। तो ये थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टी थी, ये तुम इसकी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। फिर अगला अगर मैं टॉपिक तुम्हें बताऊं तो यहां पर है कि जिस चार्ज की हम बात कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी डेवलप कैसे होती है।
एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के या फिर हम कह सकते हैं कि चार्जिंग करने के 3 मेथड जो है कंसीडर किए जाते हैं। पहला मेथड होता है चार्ज बाय फ्रिक्शन, दूसरा मेथड है चार्ज बाय कंडक्शन और तीसरा मेथड है चार्ज बाय कन्वेक्शन। इनको भी थोड़ा थोड़ा ब्रीफली हम समझ लेते हैं कि ये क्या क्या है। जब हम चार्ज बाय फ्रिक्शन की बात करते हैं तो एक्चुअल में इसके अंदर क्या होता है, हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रब करते हैं और जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रब किए जाते हैं तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। जो ऑब्जेक्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रखता है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और जिसका न्यूक्लियस पावरफुल होता है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये चीज तुम्हें देखने को मिलती है जब तुम किसी स्केल को अपने बालों पर रब करके और छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर के पास में लेकर जाते हो तो वो पीस ऑफ पेपर स्केल पर अट्रैक्ट होते हैं। इसी तरीके से तुमने देखा होगा कि कभी कभी जब हम कॉम कर रहे होते हैं ड्राई हेयर्स के अंदर तो वो कभी कभी बालों को अट्रैक्ट करते हैं। या फिर अगर आपने बचपन में कोई बैलून सर पर इस तरीके से रब करके दीवार पर लगाया होगा तो वो वॉल के अटैच हो जाता है वो बैलून। अब यहां पर हमें देखने को मिलता है कि रबिंग से क्या हो रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर और वो एक्चुअल में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब आता है? जब ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है। और चार्ज किस कारण से होता है? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण से ऑब्जेक्ट चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हम कैसे करवाते हैं? तो ये आपका फर्स्ट मेथड है जिसमें मैं सिखा रहा हूं कि रबिंग एक्शन से जो है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किया जाता है। और जब रबिंग एक्शन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराया जाता है तो उस मेथड को कहा जाता है चार्ज बाय फ्रिक्शन। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल मैं सिखाता हूं तुम्हें। जैसे कि मान लो कि मेरे पास में एक ग्लास रोड थी, इस ग्लास रोड को मैंने सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करा। तो यहां पर मैं ये देखूंगा कि जो ग्लास रोड है उसके एटम्स थोड़े से लूजली, इलेक्ट्रॉन्स जो है थोड़े से लूजली बाउंडेड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रोड से निकल करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ पर चले जाते हैं। अब यहां हम देखते हैं कि जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स उस टाइम पर ज्यादा हो जाएंगे। तो जब प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो उस रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर देख रहे हो डायग्राम के अंदर। और वहीं जो इलेक्ट्रॉन्स रोड ने सिल्क क्लॉथ पर भेजे हैं उस वजह से क्या होगा, जो क्लॉथ था उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खुद पर लिए हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इन चीजों को देख करके शायद मैं समझ सकता हूं कि तुमने इतना तो समझ लिया होगा कि चार्ज आखिर में होता क्या है, चार्ज कैसे डेवलप होता है और कब कोई चीज पॉजिटिव और कब कोई चीज नेगेटिवली चार्ज होती है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे और समझते हैं अगले मेथड ऑफ चार्जिंग को जिसका नाम है चार्ज बाय कंडक्शन। बेटा कंडक्शन मेथड ऐसा होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फिजिकली एक दूसरे के टच करके और फिर चार्ज करते हैं। इस चीज को एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो मैंने यहाँ पर नीचे दो स्पेयर मान रखे हैं, यह है स्पेयर फर्स्ट जिसको ए नाम दे रखा है और यह है स्पेयर सेकंड जिसको बी नाम दे रखा है। अभी दोनों स्पेयर जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इन पर कोई चार्ज नहीं है और इनको हमने इंसुलेटेड स्टैंड पर खड़ा कर रखा है। और अब हम इनके पास में एक चार्ज रोड जो है वो लेकर के आते हैं। अब होता यह है कि जब हम इस इलेक्ट्रिकली चार्ज रोड को स्पेयर ए पर टच करेंगे तो क्या होगा, तो देखो ये जो रोड है ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब स्पेयर के अंदर तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब जब हम इस पॉजिटिवली चार्ज रोड को स्पेयर के टच करवाएंगे तो वहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है रोड का वो स्पेयर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और क्योंकि ये सेकंड वाला जो स्पेयर है ये भी इसके फिजिकल कांटेक्ट में यहां पर रखा गया है तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्पेयर बी से भी निकल करके किस तरफ आ जाएंगे, स्पेयर ए के अंदर आ जाएंगे क्योंकि इस तरफ उनको अट्रैक्टिव फोर्स मिल रहा है। ठीक है, तो अब होता यह है कि यहां पर जब हम इस चार्ज रोड को इस स्पेयर ए के टच करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो चले जाते हैं स्पेयर ए में। और साथ ही साथ हमें ये देखने को मिलता है कि जब स्पेयर बी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो ज्यादा कौन हो जाएंगे, प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। और यही चीज दिखाने के लिए मैंने स्पेयर ए पर तो लगा रखा है नेगेटिव चार्ज
और स्पेयर बी पर दिखा रखा है पॉजिटिव चार्ज। यहां ये दिखा रखा है कि स्पेयर बी में प्रोटॉन्स ज्यादा हैं और स्पेयर ए में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम सिंपली इन दोनों स्पेयर को एक दूसरे से सेपरेट अलग अलग कर देते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जो स्पेयर ए था उसके अंदर नेगेटिव चार्ज था, स्पेयर ए के अंदर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव रोड ने उनको अट्रैक्ट कर रखा था। अब जो स्पेयर बी था उसके अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आया था, और वो पॉजिटिव चार्ज इतने टाइम तक तो इस वाली वॉल के पास में रहेगा, पर जैसे ही हम इसको सेपरेट करेंगे स्पेयर ए से तो ये चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे स्पेयर के ऊपर। और अब आप एक चीज देखो कि ये जो स्पेयर बी है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो चुका है। तो हमारा जो पूरा कंक्लूजन था इस पूरे प्रोसेस को करने का, जो मोटिव था वो यही था कि हम चार्ज करना चाहते थे और हमने चार्ज कर दिया। पर ये जो चार्ज हमने डेवलप करवाया है वो कैसे करवाया है, वो करवाया है हमने एक चार्ज ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कांटेक्ट में ला करके एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के। तो ये जो मेथड होता है जहां पर हम एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर चार्ज को डेवलप करवाते हैं फिजिकल कांटेक्ट से, उसे कहा जाता है चार्ज बाय कंडक्शन। उम्मीद करता हूं कि यहां तक तुम्हें समझ में आ रहे हैं हर एक टॉपिक। फिर भी अगर कोई टॉपिक तुम्हें नहीं समझ में आए तो एक बार रीप्ले देखना, वीडियो दोबारा से पीछे ले जाकर के फिर उस चीज को समझने की कोशिश करना जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं। 2-3 बार आप एक बार के लिए उन्हीं चीजों को सुनो, उन्हीं चीजों को समझो, तब वो टॉपिक तुम्हें समझ में आने लगेगा। और फिर भी अगर तुम्हारा कोई डाउट रहता है तो बेटा कमेंट बॉक्स तो ओपन ही है, यहां पर तुम अपने कमेंट के अंदर डाउट पूछ सकते हो। तो अभी तक हमने दो मेथड्स की बात कर ली, चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन। अब बात करते हैं चार्ज बाय कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के अंदर कैसे चार्ज किया जाता है। इस पर्टिकुलर मेथड में क्या होता है, हम एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। किसी भी चीज को कांटेक्ट में लाए बिना ही हम इस न्यूट्रल स्फीयर को चार्ज करके दिखाएंगे। ये कैसे किया जाएगा, तो देखो यहां पर अगेन हमने क्या कर रखा है, एक स्फीयर ले रखा है जो कि अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और उसको एक स्टैंड पर खड़ा कर रखा है, इंसुलेटेड स्टैंड पर। अब हम क्या करते हैं, एक चार्ज रोड जो है इसके पास लाकर लेके आते हैं, बट इससे हमें टच नहीं करवाना है, इसको जस्ट पास लेकर के जाना है। जब हम इस पॉजिटिवली चार्ज रोड को उस न्यूट्रल स्फीयर के पास में लेकर के जाएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज रोड जो है वो अपनी तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना चाहेगी। तो ये सीन कुछ ऐसा बनेगा कि ये तो मान लो कि पॉजिटिवली चार्ज रोड है और ये जो हमारा स्फीयर था, इस स्फीयर के अंदर जब इनकी पॉजिटिव पावर काम करेगी तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस एंड पर आ जाएंगे, और दूसरे साइड में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो चुके हैं तो वहां पर प्रोटॉन्स जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, जिस वजह से उन दूसरी तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस स्फीयर के अंदर दो सेपरेट पार्ट बन जाएंगे। आगे वाली साइड तो सारे की सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जो पीछे वाला एंड है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो दूसरे वाला एंड है यहां पर हम ग्राउंडिंग लगाएंगे। ग्राउंडिंग क्या होता है बेटा, ग्राउंडिंग एक ऐसा तरीका है जहां पर हम चार्ज को अर्थ के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमने क्या करा, यहां पर हमने ग्राउंडिंग करी, पर ग्राउंडिंग हमने केवल इस स्फीयर के दूसरे वाले साइड में करी, जिस वजह से क्या हुआ, जितना भी पॉजिटिव चार्ज इस एंड पर इकट्ठा हुआ था वो सारा की सारा चार्ज कहां चला गया, ग्राउंड के अंदर। यहां पर इसकी हो गई ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इस ग्राउंड वाले वायर को तो हटा देंगे, और ये जो स्पेयर होगा हमारा, इस स्पेयर को हम इस चार्ज ऑब्जेक्ट से भी दूर कर देंगे। ये चार्ज ऑब्जेक्ट वापस अपने पीछे लेके चले जाएंगे, और जैसे ही हम इस चार्ज ऑब्जेक्ट को पीछे लेकर के जाएंगे, फर्स्ट एंड पर जितने भी नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ था वो नेगेटिव चार्ज पूरे स्पेयर पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और यहां पर ये पूरा चार्ज इलेक्ट्रिकली नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को तो हमने ग्राउंड में भेज दिया ग्राउंडिंग करके। तो ये पूरा चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होकर इस पूरे स्पेयर को नेगेटिव चार्ज कर देगा। तो ये मेथड था आपका बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट में लाए एक न्यूट्रल स्पेयर को चार्ज कर देने का। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला तरीका जो है ये भी तुम्हें समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पर टोटल 3 तरीके देखे कि कैसे हम किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है ये कैसे पता लगाया जाए, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट जब चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमें ऊपर दिखाई नहीं देते, ना ही उस पर प्लस या माइनस लिखा हुआ आता है। जैसे मानो कि मेरे पास में अभी ये पेन है और अगर मैंने इसको अपने हेयर पे रब करा और ये चार्ज हो गया, तो क्या आप फिजिकली या वर्ब इसको देख करके थोड़ी ना बता सकते हो कि ये चार्ज हुआ या नहीं हुआ। किसी ऑब्जेक्ट को
ये चेक करने के लिए उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, हम एक डिवाइस यूज में लेते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। और इस इलेक्ट्रोस्कोप की तुम्हारे छोटे से कंस्ट्रक्शन दी थी फर्स्ट ऑफ ऑल 8th क्लास में। 8th क्लास में इस ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन दे रखी थी। चलो वो तो बहुत टाइम की बात हो गई, फिर से एक बार मैं इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता देता हूं कि इस इंस्ट्रूमेंट से हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। देखो, इस इंस्ट्रूमेंट में ये होता है कि एक ग्लास का जार होता है जो कि तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक वायर से होल करके एक कंडक्टिंग वायर इसके अंदर डालते हैं। ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर, ठीक है, कंडक्टिंग वायर। इस वायर के ऊपर वाले एंड पर हम एक बॉल लगा देते हैं जो भी कंडक्टिव होगी, और जो नीचे वाला एंड होगा वहां पर हम दो छोटी छोटी गोल्ड की लीफ बना करके लटका देते हैं। गोल्ड की ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि गोल्ड बेटा सबसे ज्यादा मैलिएबल है, इसकी पतली से पतली शीट बनाई जा सकती है। तो हमने गोल्ड को सेलेक्ट करा और इनकी लीफ टाइप की शेप बना करके इस तरीके से हमने उस वायर के एंड पर, जैसे मानो कि ये वायर है, वायर के एंड पर इस तरीके से वो दोनों लीफ हमने लगा दी। अब होता यह है कि जब कभी भी हम इस ऊपर वाले बॉल पर किसी भी मटेरियल को टच करेंगे तो ये नीचे लगी हुई लीफ सेपरेट होकर के हमें ये बताएगी कि वो मटेरियल चार्ज था या नहीं था। जैसे मानो एग्जांपल के लिए मैं एक ऐसे मटेरियल को उठा रहा हूं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मानो कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पर हमें पता नहीं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हम इसको टच करवाते हैं। अब तुम खुद सोचो कि जब ये नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इस बॉल के टच करेगा तो ये बॉल और ये वायर तो है कंडक्टिव, तो वो चार्ज जो है कंडक्टिव होने की वजह से वो चार्ज इस पूरे वायर में ट्रांसफर होगा, और पूरे वायर में ट्रांसफर होते होते इन गोल्ड लीफ तक पहुंचेगा। क्योंकि गोल्ड लीफ भी कंडक्टिव है तो वो जो चार्ज था नेगेटिव चार्ज वो इन गोल्ड लीव्स पर भी उतर आएगा। अब तुम देखो कि इस साइड वाली लीफ पर भी नेगेटिव चार्ज है और इस साइड वाली लीफ पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों लीफ पर नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज पास में आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? तुम्हारा आंसर होगा कि सर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये दोनों लीव्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट हो जाएगी, और इनका ये जो सेपरेशन होगा, ये सेपरेशन हमें बताएगा कि ऊपर जो ऑब्जेक्ट हमने टच करवाया है वो चार्ज्ड है। अगर ये ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं होता, अगर ये ऑब्जेक्ट जो हमने इसके टच करवाया, अगर ये ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता, तो बेटा कोई चार्ज ना तो कंडक्टिव वायर के अंदर आता, ना ही गोल्ड लीव के अंदर कोई चार्ज आता, और ना ही वो गोल्ड लीव एक दूसरे से सेपरेट होती। तो यहां पर कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर नीचे जो दो लीफ लगा रखी है उनका सेपरेशन हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। सेपरेशन जितना ज्यादा होगा वो ऑब्जेक्ट उतना ही स्ट्रांगली चार्ज होगा, सेपरेशन जितना कम विजिबल होगा उतना ही वो ऑब्जेक्ट कम चार्ज होगा। तो ये जो डिवाइस है इससे हम ये देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं है, साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना स्ट्रांगली चार्ज है या कितना वीकली चार्ज है। बट इसका एक ड्रॉबैक है, इलेक्ट्रोस्कोप जो है इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आपको ये नहीं बता सकता कि वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि जब कभी भी आप इसको टच करोगे ये जस्ट आपको सेपरेशन दिखाएगा, पर ये कभी नहीं बताएगा कि वो सेपरेशन पॉजिटिव चार्ज की वजह से आ रहा है या नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो इसका ड्रॉबैक भी मैंने बता दिया, इसका एडवांटेज भी मैंने बता दिया, इसकी पूरी वर्किंग भी मैंने समझा दी यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारी क्लास 12th फिजिक्स के कोर्स की जो फर्स्ट क्लास थी वो यहाँ तक तुमने जितनी भी देखी है वो समझ में आई होगी, विदाउट स्किप तुमने ये पूरा देखा होगा। और अब कमेंट करके मुझे ये बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपने 1% भी इससे कुछ ना कुछ सीखा है तो डेफिनेटली वीडियो को तुम लाइक करना, और यदि तुम कॉन्टिन्यूस इस कोर्स के साथ पूरी 12th क्लास पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ईयर एंड तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा। चाहे फिर तुम्हारे बीच में कोई यूनिट टेस्ट आए, चाहे तुम्हारी हाफ ईयरली आए, चाहे तुम्हारे स्कूल्स में प्री बोर्ड आए, चाहे हम बात करें हमारे फाइनल एग्जाम की, हर एक टाइम मैं तुम्हारे साथ हूं। हर एक टॉपिक को हम डिटेल में समझ रहे होंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक हम सीख रहे होंगे, डेरिवेशंस को इतने आसान तरीके से तुम्हें याद करवा दूंगा, और न्यूमेरिकल्स को बहुत सिंपल वे के अंदर जो है सॉल्व करवाऊंगा। जिनको मैथ्स हार्ड लगती है वो भी फिजिक्स के अंदर डेरिवेशन निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट क्लास तुम्हें अच्छी लगी होगी। मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर इस टॉपिक के अगले टॉपिक के साथ में, ठीक है? तब तक के लिए
थैंक यू।